हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में एपीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बी पास्चुरेज, बी फॉरेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन बीज। यानी कि इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बी पास्चुरेज क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि बी फॉरेजिंग क्या होती है। ओके, इन दो टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद हम जानेंगे कि फ्लोरल कैलेंडर्स क्या होते हैं, फ्लोरल कैलेंडर्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम एट लास्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन इन बीज के बारे में, यानी कि बीज अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे में किस तरह से शेयर करती हैं, अलग अलग तरह के डांस जो होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उनके बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपीकल्चर पे ये हमारा एक तरह से 5th वीडियो है। इस वीडियो से पहले मैं 4 और वीडियोस एपीकल्चर पे बना चुका हूँ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर बी हिस्ट्री, बी स्पीसीज और बी बायोलॉजी के बारे में बात की थी। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने कमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग के बारे में बात करी थी। साथ में हमने जाना था कि अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स जो बी कीपिंग में काम में लिए जाते हैं, तो उन्हें भी हमने जाना था। थर्ड वीडियो के अंदर हमने बी की अलग अलग तरह की जो डिजीज़ होती हैं, अलग अलग पैथोजन से, जैसे बैक्टीरियल, फंगल और वायरल, तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में जाना था। और साथ में हमने 4th वीडियो के अंदर बी की जो एनिमीज़ हैं, है ना, तो उनके बारे में भी अच्छे से बात की थी। तो इस वीडियो के दौरान आज हम इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बी पास्चुरेज के बारे में। बी पास्चुरेज होता क्या है? तो देखिए, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस बोथ नेक्टर एंड पॉलन। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऐसे प्लांट्स जो नेक्टर और पॉलन दोनों प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कह रहे हैं? बी पास्चुरेज कह रहे हैं। अब नेक्टर और पॉलन होते क्या हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्टर हम देखते हैं एक तरह का स्वीट मटेरियल है या स्वीट सब्सटेंस है, जो कि फ्लावर से सिक्रीट किया जाता है। नेक्टरीज ग्लैंड्स जो होती हैं फ्लावर के अंदर नेक्टर को सिक्रीट करती हैं। अभी नेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, स्वीट सब्सटेंस है यानी मीठा होता, तो कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर शुगर अवेलेबल है। शुगर, जैसे कि हम कहें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो इस तरह की शुगर अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्वीट सब्सटेंस है ये। अब ये जो नेक्टर है वास्तव में एक तरह का रॉ मटेरियल है, किसके लिए? हनी के लिए। कच्चा माल है किसके लिए? शहद के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमारी हनी बीज को हनी बनाना है तो उसके लिए उन्हें एक रॉ मटेरियल चाहिए, जिसके हम कह रहे हैं नेक्टर। तो वो नेक्टर इन प्लांट से इन्हें अवेलेबल है। और वहीं दूसरी बात करें हम पॉलन की, तो पॉलन क्या होते हैं? तो पॉलन हम देखते हैं एक तरह के हाईली प्रोटीनिशियस, मतलब जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम देखते हैं प्लांट के अंदर अवेलेबल, फ्लावर के अंदर अवेलेबल होता है ना। पॉलन आप जानते होंगे कि एक तरह से एंथर जो होते हैं प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, तो उसमें से पॉलन्स निकलते हैं। तो ये जो पॉलन है कहीं ना कहीं काम के हैं किसके लिए? क्योंकि हाईली प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन इनको कहाँ से मिल रहा है? पॉलन से। और हम देख रहे हैं नेक्टर से इन्हें शुगर मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए इन बीज के लिए ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन प्लांट से ये चीज़ें इन्हें मिल रही हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? बी पास्चुरेज कह रहे हैं। ओके, बी पास्चुरेज को बी फॉरेज भी कहा जाता है। बी फॉरेजिंग नहीं कह रहा, फॉरेजिंग तो एक तरह की वर्ब हो जाएगी ना, लेकिन बी फॉरेज जो है वो किसे कहा गया है? बी पास्चुरेज को कहा गया है। और बी फ्लोरा भी कहा जाता है बी पास्चुरेज, ठीक है। अब अगर हम देखें ये जो प्लांट्स हैं या एक तरह का वेजिटेशन है, उसे हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं वो फ्रूट क्रॉप्स भी हो सकती हैं, वो वेजिटेबल क्रॉप्स भी हो सकती हैं, वो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स भी हो सकती हैं, और साथ में वो ट्रीज भी हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, फ्रूट्स के अंदर हम देखते हैं सिट्रस, गुआवा, जामुन, मैंगो और साथ में जुजुबे। जुजुबे आप जानते होंगे, बेर, है ना। तो इस तरह की जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं ये एक तरह से बी पास्चुरेज हैं किसके लिए? तो हम देख रहे हैं हमारी हनी बीज के लिए। और हम देख रहे हैं वेजिटेबल्स के अंदर, तो ऑल क्रूसीफेरियस क्रॉप वेजिटेबल। क्रूसीफेरियस क्रॉप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते ही होंगे मस्टर्ड, है ना। तो मस्टर्ड एक तरह से इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? वेजिटेबल क्रॉप हो सकती है। कैरेट, कोरिएंडर और साथ में लेडी फिंगर,
ये भी जो है एक तरह से वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो बी पास्चुरेज हैं। और हम देख रहे हैं ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, तो वो कौन कौन सी हैं, तो देख रहे हैं हम एस्टर, कॉस्मोस, कोरल क्रीपर, हॉलीहॉक। ठीक है, तो ये तो नाम है ही, लेकिन आप जो ऑलरेडी जानते हैं वो कौन से हैं, जो कि है रोज एंड फ्लावर, सनफ्लावर, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तो सनफ्लावर के ऊपर तो हम देखते हैं मोस्टली दिखी जाती है बीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोज़ और सनफ्लावर्स दोनों जो हैं वो एक तरह की इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल क्रॉप हैं जो कि एक तरह से काम करती हैं किसका, बी पास्चुरेज का। ठीक है, चौथी कैटेगरी ट्रीज, मतलब पेड़ों से भी हम देखते हैं ये एक तरह से बी पास्चुरेज का काम करते हैं, जिसमें आता है पहला अकेशिया, दूसरा है यूकेलिप्टस और तीसरा है नीम, है ना। तो इस तरह की जो 3 पेड़ हैं, और भी अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ 3 लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रीज हैं ये भी किसका काम करते हैं, बी पास्चुरेज का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से जाना कि बी पास्चुरेज क्या होता है और कौन कौन से अलग तरह के प्लांट्स हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं बी पास्चुरेज के रूप में। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बी फॉरेजिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि फॉरेजिंग यानी एक तरह की वर्ब है ना, एक तरह की एक्टिविटी है। तो कौन सी एक्टिविटी है, तो हम देखते हैं द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड और प्रोविजंस। ऐसा एक्ट जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ढूंढ रहा है, तो उस एक्ट को, वो उसकी एक्टिविटी जो ये कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, फॉरेजिंग कह देते हैं। ओके, तो फॉरेजिंग एक तरह की एक्टिविटी है। तो हम देख रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फॉरेजिंग करता है उसे हम क्या कह देते हैं, फॉरेजर कह देते हैं, है ना। तो फॉरेजर कौन होगा, जो फॉरेजिंग कर रहा है। हमारे इस एपीकल्चर के अंदर फॉरेजर कौन है, तो हनी बीज। तो हनी बीज जो है अपना फूड या हम देख रहे हैं प्रोविजंस ढूंढ रही हैं, तो सर्च कर रही हैं। तो इस चीज़ को क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे फॉरेजर कौन है, बीज हैं। तो इस एक्टिविटी को हमने कह दिया बी फॉरेजिंग। ओके, तो अब देख रहे हैं हम कास्ट सिस्टम के बारे में। कास्ट सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि बीज जो होती हैं उसके अंदर 3 तरह की कास्ट लिखी जाती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं वर्कर, ड्रॉन और मेन होती है जो कि क्वीन, है ना। तो जो ये वर्कर्स होते हैं वही मेन क्या करते हैं, फॉरेजिंग के लिए जाते हैं, और फॉरेजिंग के लिए जाते हैं और साथ में कलेक्ट करके लाते हैं पॉलन्स और नेक्टर को, है ना। अपने हिंड लेग्स जो होते हैं इनके पास पॉलन बास्केट भी होती है ना, कॉर्बिकुला एक तरह से, जिसको हम पॉलन बास्केट कहते हैं। तो उस पॉलन बास्केट में वो पॉलन वगैरह इकट्ठा करके आती हैं। तो वहाँ उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि जो वर्कर्स हैं वो अल्टीमेटली जा रही हैं किसके लिए, फॉरेजिंग के लिए। अब ये जो वर्कर्स हैं वो भी अगर हम देखें तो यंग बीज या ओल्डर बीज, ओल्डर यानी कि ज़्यादा बड़ी वर्कर्स या छोटी वर्कर्स, तो हम देख रहे हैं जो ओल्डर बीज हैं वो मेनली जाती हैं किसके लिए, फॉरेजिंग के लिए। ओके, एक वास्तव में जो हम अलग अलग साइट्स पे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो ओल्डर बीज हैं उनकी उड़ने का जो रिदम वगैरह है वो ज़्यादा सेट है, मतलब ज़्यादा अच्छा डेवलप हो चुका होता है। हम देखते हैं कि ये जो बीज हैं पर्टिकुलर डायरेक्शंस कहाँ पे फूड पड़ा है उस चीज़ को अच्छे से याद रख पाती हैं, इनकी मेमोरी अच्छी होती है। तो ये वापस आके जब हाइव में आएंगी तो दूसरी बीज को भी आसानी से जल्दी बता सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यंग बीज और ओल्डर बीज में भी हम देखेंगे तो ओल्डर वर्कर बीज जो हैं वो जाती हैं इन सर्च ऑफ पोलन, नेक्टर, प्रोपोलिस और वाटर के लिए। इनमें से 3 चीज़ें आप जानते हैं, नेक्टर, वाटर एंड पोलन। इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। वाटर एक तरह से मैं बता दूं कि बी हाइव के अंदर कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेनेंस वगैरह के लिए हनी को डाइल्यूट या कंसनट्रेट करना है, किस हिसाब से उसकी कंसनट्रेशन है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल करती हैं बीज। और हम बात करें प्रोपोलिस की, ये क्या चीज़ है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो प्रोपोलिस क्या होता है उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। यंग बीज का क्या काम होता है फिर? यंग वर्कर बीज जो है वो मेनली क्लीनिंग और फीडिंग करती हैं, साफ़ सफाई रखती हैं बी अपनी हाइव की, और फीडिंग मतलब लार्वाज वगैरह जो है उनको फीड करवाती हैं ब्रूड फूड, है ना। हमने देखा था ब्रूड फूड वगैरह के बारे में सेकंड वीडियो के अंदर अच्छे से बात की थी। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब जो तीसरा सब्सटेंस है एक तरह से प्रोपोलिस जिसे कलेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होता है? तो देखिए रेसिनस सब्सटेंस है ये, जो कि कलेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड वॉन्ड्स ऑफ वुडी प्लांट्स। एक तरह का रेसिनस प्लांट सब्सटेंस है जो कि कलेक्ट किया जाता है बर्ड्स ऑफ बार्क ट्रीज, है ना, बर्ड से, या फिर बार्क जो होता है, छाल जो होती है
पेड़ की, उससे इसको कलेक्ट किया जाता है। और हम देखते हैं वुंड्स, मतलब जो अगर कटा फटा पार्ट है किसी वुडी प्लांट का, तो उससे भी ये सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट किया जाता है। क्यों कलेक्ट किया जाता है, तो हम देखते हैं सीलिंग अप द क्रैक्स इन द हाइव। हाइव के अंदर कहीं ना कहीं उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसके अंदर दरारें वगैरह आ चुकी हैं, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए जो सब्सटेंस जो हनी बी काम में ले रही है उसे हम प्रोपोलिस कह देते हैं, है ना, एक तरह का रेसिनस सब्सटेंस जो है। तो इस तरह से हमने जाना कि बी फॉरेजिंग क्या होती है, किसके द्वारा की जाती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अब इस टॉपिक के अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। बी पास्चुरेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, बी फॉरेजिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप जानते होंगे क्या कि अगर कोई बी हम उसकी रेयरिंग कर रहे हैं, जैसे कि एपिस मेलिफेरा या एपिस सेरेना इंडिका, इनमें से किसी की अगर हम वो कर रहे हैं, बी रेयरिंग कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए एज अ बी कीपर को पता होना चाहिए कि एपिस मेलिफेरा जो है वो लगभग हम देख रहे हैं 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर अपने आसपास के एरिया के अंदर क्या करती है, फॉरेजिंग करती है। तो उसे पता होना चाहिए कि वहाँ बी पास्चुरेज क्या है, मतलब किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आराम से आसानी से उसे क्या मिल जाए, नेक्टर या पॉलेंस मिल जाए, है ना। तो सिमिलरली अगर एपिस सेरेना इंडिका है तो उस वो हम देखते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर सर्च के लिए निकलती है ना। तो उस एरिया के अंदर कौन कौन से प्लांट्स या वेजिटेशन हैं जो कि नेक्टर और पॉलन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बी के लिए, तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्टर का सीधा संबंध है बी पास्चुरेज से। बी पास्चुरेज जितना ज़्यादा होगा हनी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, हनी प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा बी कीपर को। तो इसलिए बी कीपर को पता होनी चाहिए बी पास्चुरेज और साथ में बी फॉरेजिंग के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है फ्लोरल कैलेंडर्स। अब कैलेंडर आप जानते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर मंथ अवेलेबल होते हैं, टाइम पता होता है जिसके अंदर हमें, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्लोरल कैलेंडर क्या होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने बताया आपको बी कीपर को पता होना चाहिए कि उसके चारों तरफ कौन सा किस तरह का वेजिटेशन अवेलेबल है, बी पास्चुरेज किस तरह का है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर पौधे के अंदर सेम टाइम पे फ्लावरिंग नहीं होती, अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्लावरिंग का जो पर्टिकुलर टाइम है उसे एक तरह से एक पर्टिकुलर चार्ट के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, पता चला जाए, मतलब फ्लोरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाए, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरल कैलेंडर कह सकते हैं। यानी फ्लोरल कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जो कि बता सकता है कि किस सीज़न के अंदर कौन से पौधे में फ्लावरिंग होगी, जिससे कि वो हेल्प, ताकि अंदाज़ा रहे बी कीपर को कि उस टाइम पे हनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, और अगर फ्लावरिंग कम होगी तो उसे पता होगा कि मुझे कोई और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग तो उस सीज़न में नहीं हो रही, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है बी कैलेंडर्स। अब देखिए बी कैलेंडर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सीजनल वेरिएशन इन द प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के अंदर जो सीजनल वेरिएशंस हैं, समझ गए आप कि अलग अलग सीजन के अंदर फ्लावरिंग हो रही है, तो सीजनल वेरिएशंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्लोरल कैलेंडर। फ्लोरल मैप इस तरह से भी एक टर्म यूज़ की जाती है, तो वो भी इस तरह से ही सिमिलर है फ्लोरल कैलेंडर के ही। ओके, और हम देख रहे हैं फ्लोरल कैलेंडर के बाद फॉर मेकिंग कैलेंडर मेक जनरल सर्वे ऑफ एरिया। फ्लोरल कैलेंडर बनाते कैसे हैं, तो उसके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप हम कह रहे हैं मेक अ जनरल सर्वे ऑफ एरिया। पहले तो जाके उस एरिया के अंदर सर्वे करके आओ, देख के आओ कि वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। अवेलेबल क्या क्या है तो हम देखेंगे, फिर प्रिपेयर करो लिस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें। लिस्ट बना ली तो क्या करना है, एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू सीजन, नेक्टर एंड पॉलन कंटेंट। उसके बाद हम उसको सीज़न के हिसाब से बांट लेंगे कि पर्टिकुलर किसी सीज़न के अंदर कौन कौन सी फ्लावर्स हमारे पास जो लिस्ट थी उसी के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर देंगे, सीज़न के हिसाब से या नेक्टर और पॉलन के हिसाब से। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट कितना ज़्यादा नेक्टर दे सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका नेक्टर एंड पोटेंशियल, नेक्टर पोटेंशियल पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने यहाँ बताया भी है, नेक्टर प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, एक तरह से कि पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर के एरिया के अंदर कोई फ्लावरिंग वाली क्रॉप जो है वो कितना नेक्टर अवेलेबल करा सकती है, वही एक तरह से उसका नेक्टर पोटेंशियल है। तो अगर हमने यहाँ 3 एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि पिजन पी, अरहर, तो मतलब पिजन पी, और हमने देखा ब्रेसिका स्पीसीज, और साथ में यूकेलिप्टस।
तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 3 एग्जांपल्स हैं इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्या है इनका नेक्टर प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ईल्ड की अगर आप बात करें तो देखिए 106 kg नेक्टर पर हेक्टेयर। नेक्टर पर हेक्टेयर क्या मतलब कि एक हेक्टेयर से 106 किलो हम देख रहे हैं लगभग नेक्टर जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो उसका शुगर कंसंट्रेशन क्या होगा, शुगर कंसंट्रेशन पिजन पी के अंदर हम देखते हैं 38% शुगर अवेलेबल होगी उसमें। और हम देखेंगे हनी यील्ड की, तो हम देख रहे हैं लगभग आधी। अब नेक्टर जितना यील्ड होगी उससे लगभग आधी हम देखते हैं उसकी हनी प्रोडक्शन की यील्ड होगी, यानी कि वो 50 kg के लगभग होगी, है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे पूरा हाफ नहीं होगा, लेकिन हाफ से थोड़ा ज़्यादा या लगभग हाफ के बराबर होता है क्या कि यील्ड जितनी है नेक्टर की उसके लगभग हाफ देख रहे हैं हम, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, हनी यील्ड को। समझ आया। तो एक एग्जांपल हमने लिया पिजन पी का। उसी तरह से जो ब्रेसिका स्पीसीज है वो हमें एक हेक्टेयर से 94.38 kg नेक्टर दे सकती है। वहीं शुगर कंसंट्रेशन उसमें थोड़ा ज़्यादा यानी कि 40.4% होगा, और हनी जो है उसका आधा लगभग 47.7 kg तक का हनी प्रोडक्शन हो सकता है उससे। तीसरी और बढ़िया स्पीसीज की अगर हम बात कर लें तो वो जैसे ट्रीज के अंदर हमने देखा था यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो लगभग हम एक हेक्टेयर के अंदर कहीं अगर उसको लगाया गया है तो वो लगभग 15.5 kg नेक्टर दे सकता है ना। तो इसका नेक्टर जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन शुगर कंसंट्रेशन देखिए उसकी काफ़ी ज़्यादा है 54.7। और वहीं हम इसकी यील्ड भी देख रहे हैं तो 15.5 से कितनी मिल रही है, तो 11 kg तक की यील्ड मिल रही है हनी की। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो पोटेंशियल हम देख रहे हैं क्रॉप्स का, इसे हम कह रहे हैं नेक्टर प्रोडक्शन पोटेंशियल। ओके, फ्लोरल कैलेंडर के अंदर अलग अलग तरह के सीजन्स भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम उन सीजन के बारे में बात करने वाले हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब फ्लोरल कैलेंडर के अंदर जो हम सीजन्स देखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर कौन कौन से सीजन, तो देखिए हम देखते हैं मेजर हनी फ्लो सीजन, माइनर हनी फ्लो सीजन, डर्थ पीरियड और साथ में माइनर डर्थ पीरियड। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, मेजर हनी फ्लो सीजन मतलब ऐसा सीजन जिसके अंदर हम देख रहे हैं हनी का फ्लो आसानी से हो जाए। हनी का फ्लो मतलब हनी आसानी से प्रोड्यूस कर सकती हैं बी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ मेजर है तो मतलब आसानी से वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो कहने का मतलब व्हेन एप्रिशिएबल नंबर ऑफ बी फ्लोरा प्रोड्यूस एम्पल नेक्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर या बहुत हाई नंबर के अंदर हम देख रहे हैं कि बी फ्लोरा जो है वो नेक्टर्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं उसे मेजर हनी फ्लो कह रहे हैं हम, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, नेक्टर मिल जाए। सिमिलरली आपको समझ आया होगा माइनर हनी फ्लो, जिसके अंदर मैक्सिमम नहीं है लेकिन कम है ना, कम होता है, मतलब व्हेन बी फ्लोरा यील्ड लो क्वांटम नंबर ऑफ नेक्टर, नेक्टर हमें कम मिलता है। कम से भी कम यानी एकदम मिनिमम की बात कर दें हम, तब वो उस पीरियड को हम कह देते हैं डर्थ पीरियड। अब इस डर्थ पीरियड के अंदर तो मिलता ही नहीं है। ऐसे मान लीजिए व्हेन नेक्टर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी स्कैंटी, मतलब नेक्टर अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा किसी सीजन के अंदर, तो उस सीजन को हम कह रहे हैं पर्टिकुलर डर्थ पीरियड। आगे आपको ये बात समझ में। और उसके बाद एक और टर्म यूज़ कर दी जाती है जिसे हम कहते हैं माइनर डर्थ पीरियड। अभी जो माइनर डर्थ पीरियड मतलब डर्थ तो है, बहुत ज़्यादा स्कैरिसिटी है किसकी, नेक्टर्स की, लेकिन वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि बिटवीन मेजर एंड माइनर हनी फ्लो पीरियड, मेजर और माइनर के बीच का जो सीज़न या कुछ थोड़ा टाइम पीरियड जिसको हम कह सकते हैं वो माइनर डर्थ पीरियड। आगे समझ में आपको। तो इस तरह की कुछ टर्म्स जो हैं जब हम इस फ्लोरल कैलेंडर वाले टॉपिक को पढ़ते हैं तब उसमें हम देखते हैं, तो उसके बारे में हमने अभी बात करी। ओके, तो चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं, जो कि है बी लैंग्वेज या बी कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बीज जो होती हैं अलग अलग तरह के डांस परफॉर्म करती हैं अपने बी हाइव के अंदर। कौन सी बी, जो कि ढूंढ के आई है कहीं ना कहीं फूड सोर्स को, तो वो जब वापस लौटती है बी हाइव में तो दो तरह के डांस दिखाती है। तो वो जो डांस हैं वो क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो बी लैंग्वेज या बी कम्युनिकेशन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो हम देखते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल वॉन फ्रिस्ट। तो ये जो कार्ल वॉन फ्रिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं कि बी लैंग्वेज के बारे में स्टडी की थी। तो इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया होगा, आप खुद सोचिए। ये कोई छतों पे या मधुमक्खियों के छतों के अंदर बैठ तो नहीं गए होंगे,
रिसर्च करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, वास्तव में हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर आर्टिफिशियल कंडीशंस अवेलेबल कराई, आर्टिफिशियली खुद ही एक फूड सोर्स अवेलेबल करवाया पास में किसी हनी बी के, और वो हनी बी को ऑब्जर्व, उस हनी बी हाइव में से ऑब्जर्व किया कि कोई अगर बी जाती है उस फूड सोर्स तक पहुंचती है और जब वो वापस लौटती है ना, और हम देखते हैं ये भी कि अगर मान लीजिए वो फूड सोर्स तक हनी बी पहुंचती है तो बाकी सारी हनी बीज भी हैं वो कुछ देर के अंदर ही फटाफट वहाँ पहुँच जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ही ऑब्जर्व्ड इफ अ हनी बी डिस्कवर्ड अ फूड सोर्स, अगर उसे कोई फूड सोर्स मिला है, अदर बी रीच देयर इन नो टाइम, मतलब नो टाइम मतलब बहुत जल्दी ही वहाँ पे दूसरी हनी बीज भी पहुँच जाती है। तो मतलब वो वापस गई होगी और उन्होंने कुछ बताया होगा अपनी दूसरी हनी बीज को। तो ऐसा कैसे हुआ, तो हम देख रहे हैं जब वो हनी बी वापस लौटती है तब वहाँ पे वो दो तरह के डांस दिखाती है। द फॉरेजर ऑन रिटर्न टू द नेस्ट मेक्स टू काइंड ऑफ डांस, दो तरह के डांस दिखाती है, जो कि क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ कॉम्ब, कॉम्ब की सरफेस जो है उसके ऊपर कोई डांस दिखाती है। उस सरफेस के ऊपर दो तरह के डांस कौन से हैं, तो हम देखते हैं राउंड डांस और दूसरा हम देख रहे हैं टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस को हम 8 शेप्ड या 8 फिगर्ड डांस भी कह सकते हैं, इसके अंदर 8 की शेप बनती है। तो खैर अगर हम अभी पहले बात करें राउंड डांस की, राउंड आप समझ सकते हैं जिसमें वो राउंड करेगी, है ना। तो राउंड डांस की बात करें तो इट इंडिकेट्स शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब छोटी ही डिस्टेंस, जहाँ हनी का बी हाइव है उससे छोटी ही डिस्टेंस के अंदर, लगभग 50 मीटर के अंदर ही अगर फूड सोर्स अवेलेबल है, तब वो जो फॉरेजर बी थी, मतलब जो ढूंढ के आई है फूड सोर्स, वो क्या करेगी, राउंड डांस दिखाएगी। राउंड डांस कैसे दिखाया जाता है, तो हम देखते हैं रन्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज घूमती है फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जब वो राउंड राउंड डांस करती है तब मतलब बाकी सारी हनी बीज जो हैं वो समझ जाती हैं कि भाई 50 मीटर के दायरे में क्या है, फूड अवेलेबल है। तो जो अदर बीज जो हैं फटाफट से 50 मीटर के दायरे के अंदर फटाफट से क्या कर लेती हैं, ढूंढ लेती हैं उस फूड सोर्स को। तो कहने का मतलब ये जो था ये तो होता है राउंड डांस। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेल वेगिंग डांस को। टेल मतलब आप समझ सकते हैं, टेल वेगिंग, वैग वास्तव में कहा गया है पर्टिकुलर एब्डोमिनल को, है ना, बी का जो एब्डोमिनल है उसको वो हिलाती है, वैगिंग, है ना, तो वैग को हिला रही है, वैगिंग कह रहे हैं जैसे हम, तो उसका जो डांस है वो क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं। तो एट लास्ट फटाफट से एक और डांस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है टेल वैगिंग डांस। अच्छा, कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो एक तरह से डांस के रूप में ये जो बीज हैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, साथ में हम देख रहे हैं केमिकल कम्युनिकेशन भी होता है। केमिकल कम्युनिकेशन मतलब फेरोमोन्स वगैरह जो होते हैं, फेरोमोन्स को सिक्रेट करते हुए, फेरोमोन आप जानते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ करता है जिस सब्सटेंस का, है ना। तो वो कोई लिक्विड हो सकता है या वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ गैस हो सकती है। तो कहने का मतलब उस फेरोमोन की हेल्प से भी कम्युनिकेशन होता है ना। तो वो कम्युनिकेशन केमिकल कम्युनिकेशन है। लेकिन अब ये डांस के रूप में हम देख रहे हैं तो हमने बात करी राउंड डांस और टेल वेगिंग डांस। अब टेल वेगिंग डांस जो है इसे हम 8 फिगर डांस भी कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। सो क्यों होता है ये देखिए, टू इंडिकेट लार्ज डिस्टेंस, जो हमने पहले बात करी 50 मीटर से कम दायरे के अंदर है तो वो आके ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी हनी भी। लेकिन अगर 50 मीटर से ज़्यादा दायरे के बाहर कोई फूड सोर्स उसे मिला है तो वो आगे क्या करेगी, टेल वेगिंग डांस करेगी। कैसे होगा वो, तो हम देखेंगे द बीज मेक्स 2 हाफ सर्कल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 हाफ सर्कल्स, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल, मतलब वो पूरा राउंड नहीं लगाएगी, वो आधा राउंड लगाएगी, देन एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे जाएगी विद अ स्ट्रेट रन इन बिटवीन, है ना, एक स्ट्रेट पाथ पर जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आधा सर्कल और पूरा करेगी, मतलब सेमी सर्कल पूरा करेगी। समझ आ रहा है आपको 8 कैसे बनेगा, तो देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में गए, सीधा गए, वापस उल्टे उल्टे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज सीधा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सीधा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरह से 8 फिगर्ड के अंदर वो एक अपनी डांस को रिप्रेजेंट करेगी। बाकी सारी मतलब बीज जो है समझ जाएंगे कि भाई 50 मीटर से दूर हम देख रहे हैं कोई फूड सोर्स अवेलेबल है। ड्यूरिंग स्ट्रेट रन द बीज शेक्स इट्स एब्डोमेन वैग। अभी एब्डोमेन को हिलाएगी, जो अपने एब्डोमेन कौन से स्ट्रेट रन के अंदर,
जो सर्कुलर हो रही है वो तो ठीक है, बीच में जो स्ट्रेट रन है उसके अंदर वो अपने एब्डोमेन को हिलाएगी। अब वो हिलाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रॉम साइड टू साइड, साइड से साइड ऐसे हिलाएगी। नंबर ऑफ वैग्स पर यूनिट टाइम इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस। वो जितना तेज अपने वैग्स मतलब इस तरह से हिलाएगी, वैगिंग करेगी, उतना मतलब डिस्टेंस उतनी ही कम है। 50 मीटर से तो बाहर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने ज़्यादा वैग्स होंगे डिस्टेंस उतनी कम होगी। तो इस तरह से वो अपने इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है बाकी वर्कर बीज को। द डायरेक्शन इज कन्वेड बाय, अच्छा डायरेक्शन है ना, क्योंकि अभी तक तो इतना पता चल गया कि इतनी इतनी दूरी पर है, 50 मीटर से दूरी ज़्यादा दूर पर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है। तो बीज को वो डायरेक्शन किस तरह से बताई जाएगी, तो वो बताई जाएगी बाय द एंगल डांसिंग बी मेक्स बिटवीन स्ट्रेट रन एंड द टॉप ऑफ द हाइव। मतलब जो हाइव का टॉप है और वो जिस डायरेक्शन में अपना स्ट्रेट पाथ बना रही है, स्ट्रेट रन बना रही है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जिसके बीच में एक स्ट्रेट पाथ जो है उसका जो एंगल है किसी पर्टिकुलर बी के टॉप, हाइव की टॉप जो है उसके बीच में, पी का हाइव टॉप का साइड ये हो गई और उसका स्ट्रेट रन ये हो गया, तो उसके बीच में जो थीटा है या कैसे एंगल बन रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अदर बीज को जाना है, उस डायरेक्शन में अगर जाएंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें फूड सोर्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ये जो है टेल वेगिंग डांस दिखाया जाता है। अच्छा ये भी लिखा है विच इज़ सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ फूड एंड सन, जहाँ फूड पड़ा है और सन के साथ उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, तो उसी तरह से एक सिमिलर एंगल वो भी बता देती है, कौन, फॉरेजिंग बी बता देती है, जिससे कि वो बाकी वर्कर बीज जो हैं वो आराम से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ इनके अंदर डायरेक्शंस भी होती हैं। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि इनके अंदर पर्टिकुलर साउंड भी अवेलेबल होता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी भी होती है, जिससे कि वो एक दूसरे को और ज़्यादा डिटेल्स बता सकते हैं। तो कहने का मतलब बी का कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़े साइंस है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें एडेड हैं। लेकिन मोटा मोटी बात करें हम दो तरह के डांस की, तो वो कौन कौन से थे, टेल वेगिंग डांस और राउंड डांस, जिसके बारे में हमने अभी अच्छे से बात करी। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ही, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि एपीकल्चर के जो हमने 5 वीडियोज़ कवर किए हैं, है ना, तो उन 5 वीडियोज़ के अंदर मैंने एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस बुक में लिखा गया है उसे एक्सप्लेन नहीं किया है, जो कि है सीजनल मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग, है ना। तो बी हाइव्स का, तो सीजनल मैनेजमेंट मतलब अलग अलग सीजन्स जो होते हैं, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, है ना, रेनी सीजन। तो इन अलग अलग सीजन के अंदर किस तरह से बी हाइव को मैनेज किया जाता है, तो उसके बारे में मैंने किसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि वो छोटा सा और ईजी सा टॉपिक है। उसके बारे में नीचे जो पीडीएफ अवेलेबल है उसके अंदर लिखा गया है, उसके अंदर मैटर अवेलेबल है, आप आराम से उसे पढ़ के समझ सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो से पहले की भी कुछ ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें लिंक को यूज़ करके उन्हें देख सकते हैं। और साथ में अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि वेरियस एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल की और जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।